आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है जेंडर इन पॉलिटिक्स वेलफेयर टू एम्पावरमेंट। मतलब कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर जो जेंडर है, जैसे वुमेन की बात करें तो उनका कितना पार्टिसिपेशन है, उनका किस तरीके से एम्पावरमेंट हो रहा है। इस टॉपिक के अंदर आज हम इसको एनालाइज करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं। हमें देखने को मिला है कि पिछले कुछ दशकों में जो मूवमेंट्स हैं वुमेन्स की राइट्स को लेके या उनकी डिग्निटी को लेके, उन्होंने लोगों को बहुत ही अट्रैक्ट किया है पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, वुमेन जो है वो उनको एज अ पहले ट्रेडिशनली उनको एज अ स्टीरियोटिपिकल रोल दिया जाता था कि वुमेन जो होंगी वो एज अ होम मेकर की तरह है। उनको सिर्फ ऐसे ही देखा जाता था कि वुमेन्स आर द होम मेकर्स। उन्होंने जो है वो घर का काज काम संभालना है, घर की देखभाल करनी है, बच्चों को पालना पोसना है। तो ये एक स्टीरियोटिपिकल रोल था उनका, ठीक है, जिसमें हम जो है वो एक उनको एक स्टीरियोटाइप के अंदर जो है वो डिफाइन कर दे रहे थे कि वुमेन्स का रोल सिर्फ इतना ही है। ये एक ट्रेडिशनली था। लेकिन ये जो नोशन है वो इक्वली ट्रू है वेस्टर्न सोसाइटीज के अंदर की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के अंदर ही हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि वुमेन्स को जो है वो ऐसे होम मेकर की तरह देखा जाता है, एज अ बच्चों की जो है वो पालने पोषने के लिए जो है वो देखा जाता है। लेकिन वेस्टर्न सोसाइटीज के अंदर भी हमें ऐसा ही देखने को मिलता है। वेयर वुमेन्स जो है वो प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो डेरोगेटरी उनके ऊपर मार्क्स हों। ठीक है, उसके बाद हम मूवमेंट्स की बात करें तो जो मूवमेंट्स चली राइट्स को लेके, वुमेन्स की राइट्स को लेके या इक्वलिटी को लेके, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड डायनामिक फिनर रहा कंटेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर। ठीक है, जो भी मूवमेंट्स इमर्ज हुई हैं, ठीक है, चाहे वो वुमेन्स की राइट्स को लेके हों, इक्वलिटीज़ को लेके हों, वो सारी जो है वो आज के टाइम के अंदर एक डायनामिक फिनोमेना बन चुकी हैं, एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स बन चुकी हैं। वो सिर्फ एक कंट्री तक ही सीमित नहीं रही हैं, बल्कि पूरी ग्लोब के अंदर इनका जो इन्फ्लुएंस है, जो लहर है, वो चल चुकी है। चाहे हम वेस्टर्न सोसाइटीज़ की बात करें या ईस्टर्न सोसाइटीज़ की बात करें। कुछ ऐसे मेजर इश्यूज़ हैं जो कि वुमेन्स को ग्लोबली फेस करने पड़ते हैं। पूरी दुनिया के अंदर ये जो इश्यूज़ हैं वो वुमेन्स फेस करती हैं। उसमें से कुछ ऐसे हैं जैसे जेंडर डिवीज़न हो गया, पैट्रियार्की हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, रेप हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, रिप्रोडक्टिव राइट इश्यूज़ हो गए, ट्रैफिकिंग एंड सेक्स स्लेवरी का इश्यू हो गया, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन का इश्यू हो गया। उसके बाद जो ट्रीटमेंट है फीमेल प्रिजनर्स के साथ वो गलत होता है उनके साथ, जेंडर पे गैप है, अंडर रिप्रेजेंटेशन है वुमेन की, स्टॉकिंग होती है, जो लड़के जो है वो स्टॉक करते हैं वुमेन्स को, जहाँ लड़कियों को, ठीक है, पेशा करना जिसको आप बोल सकते हो। सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल करना, ये इशू जो है वुमेन्स फेस करती हैं। इन सभी इश्यूज़ के बावजूद भी कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जैसे एसिड अटैक हो गया, डाउरी डेथ्स हो गया, ठीक है, अनइक्वल इनहेरिटेंस राइट्स हो गए। ये भी बहुत सीरियस चैलेंजेस हैं जो कि वुमेन्स के द्वारा फेस किए जाते हैं थ्रू आउट द ग्लोब। ठीक है, तो डाउरी डेथ्स का मतलब क्या होता है कि जब लड़की के पेरेंट्स उसको कुछ डाउरी नहीं देते हैं, कुछ जो भी सामान होता है वो नहीं देते हैं, जब पैसे नहीं देते हैं, तो उसके बेसिस के ऊपर क्या होता है कि जो लड़के के पेरेंट्स हैं, ठीक है, एक्सेप्शंस तो होती हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें केसेस में देखने को मिलता है कि वो ताने मारते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो लड़कियाँ जो है वो कभी ना कभी सुसाइड कर लेती हैं। तो इससे क्या होता है कि एक इश्यू जो फेस करना पड़ता है उनको, ठीक है। एंड अनइक्वल इनहेरिटेंस राइट्स का मतलब ये है कि जैसे जो दादी परदादी की जो ज़मीनें होती हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं आपके, उनकी जो जायदाद होती है, जो वेल्थ होती है, उसका जो इनहेरिटेंस है, जो उसका हकदार होता है, वो बेटा माना जाता है, लड़कियाँ नहीं मानी जाती हैं। तो यहाँ पे भी अनइक्वल उनके लिए यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, इनहेरिटेंस राइट्स को लेके भी यहाँ पे अनइक्वलिटी है। तो ये सारे इश्यूज़ जो है वो फेस किए जाते हैं वुमेन्स के द्वारा थ्रू आउट द ग्लोब। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं वो उनकी एबिलिटीज़ को अफ़ेक्ट करते हैं कि वो फ्रीली पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं पॉलिटिकल लाइफ़ के अंदर। अब हम बात करेंगे कि कैसे वेलफेयर से वो वुमेन्स एम्पावरमेंट की ओर जाती हैं, ठीक है? वो कैसा उनका शिफ्ट रहता है। वुमेन्स को एज़ अ अनइक्वल स्टेटस दिया गया है, चाहे वो सोशल लेवल के ऊपर हो, पॉलिटिकली हो, इकोनॉमिकली हो या कल्चरल ग्राउंड के ऊपर हो। ये हमारी ही सोसाइटीज़ की बात ही नहीं है, जैसे इंडिया की ही बात ही नहीं है, बल्कि जो डेवलप हो चुकी हुई सोसाइटीज़ हैं, उनकी भी यहाँ पे यही इश्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है? जो डिवीज़न है राइट्स को लेके हमें देखने को मिलता है, प्रिविलेजेस को लेके यहाँ पे डिवीज़न है कि जो लड़के हैं उनको ज़्यादा पढ़ाया जाता है एज़ कम्पेयर टू लड़कियाँ। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो चेंज हो चुकी है। जो रोल था उसके बेसिस के ऊपर वहाँ पे डिवीज़न क की जाती थी कि ये जो रोल है वो सिर्फ़ लड़कियाँ परफ़ॉर्म करेंगी, ये जो ड्यूटीज़ हैं ये सिर्फ़ लड़कियाँ करेंगी, लड़के कुछ और करेंगे। तो ये जो सारी स्टीरियोटिपिकल जो डेफिनिशंस थी वो यहाँ पे डिवाइड क्रिएट करती थी वुमेन्स और मेन्स के बीच में। ठीक है? एंड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर हैज़ बीन अ पर्सिस्टेंट फीचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी सिंस टाइम इम्मेमोरियल। मतलब कि जब से टाइम चला आ रहा है ना, मतलब कि सदियों से ये जो चीज़ें हैं वो फॉलो होती चली आ रही हैं। जो जो डिवीज़न है राइट्स को लेके, प्रिविलेज को लेके, रोल को लेके, ड्यूटीज़ को लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, ये सदियों से चलता आ रहा है। Over the time, several movements have emerged for the implementation of welfare and empowerment policies for women
एट नेशनल, रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो यहाँ पे ये कहना है कि जैसे-जैसे टाइम आगे बढ़ता चला गया, बहुत सारी मूवमेंट्स ऐसी इमर्ज होती हुई नज़र आई, जिन्होंने ये डिमांड की कि वुमेन्स के लिए वेलफेयर और एम्पावरमेंट पॉलिसीज़ लाई जाएँ, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, चाहे वो नेशनल लेवल के ऊपर हो, देश के अंदर हो, रीजनल लेवल के ऊपर हो या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हो। इसकी जो है वो अलग-अलग जगह के ऊपर यहाँ पे मूवमेंट्स अराइज़ होती हुई नज़र आई, जिन्होंने ये डिमांड रखी कि वुमेन्स के लिए वेलफेयर और एम्पावरमेंट पॉलिसीज़ लाएँ, ठीक है? जैसे हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो वुमेन्स की कंडीशन थी, वो बहुत ही डेरोगेटरी थी, बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन थी, ठीक है? हमारी जो सोसाइटीज़ थी, वो वुमेन के बिल्कुल खिलाफ थी। लेकिन जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, उसके बाद हमारी वुमेन्स की जो कंडीशंस थी, वो बहुत ही हद तक जो है, वो बहुत ही अच्छे लेवल तक इम्प्रूव हुई है। ये वुमेन्स का जो एम्पावरमेंट का जो सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ही जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को ही जाता है। इसी के चलते इंडिया के अंदर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाई जाती हैं, जो कि 1992 से लेके 1993 के बीच में लाई जाती हैं, जो कि वुमेन्स को 1/3 रिज़र्वेशन प्रोवाइड करती थी, ठीक है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर, मतलब कि जो भी पंचायत के लेवल के ऊपर जो भी इलेक्शंस होंगे, वहाँ पे जो 1/3 सीट्स होंगी, वो वुमेन्स के लिए रिज़र्व की गई इस अमेंडमेंट के बाद। जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनका जो ग्रास रूट के लेवल के ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन था, वो बढ़ा है, ठीक है? वुमेन्स का। वैसे ही अगर हम कंट्रीज़ की बात करें, तो नॉर्वे और जैसे स्वीडन जैसी कंट्रीज़ ने वुमेन की जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट के अंदर, वो 40% तक अचीव कर ली है। उनकी पार्लियामेंट के अंदर हमें 40% वुमेन्स हमें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से हमें ये संदेश मिल रहा है कि ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जो वुमेन का जो एम्पावरमेंट मॉडल है, वो स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। वुमेन्स अब जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। अब हम कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, जिनका कुछ रोल है वुमेन्स के एम्पावरमेंट को लेके, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ ने, बहुत सारी ऑर्गनाइज़ेशंस ने कंट्रीब्यूट किया है। उन्होंने बहुत ही कमेंडेबल एक अच्छा खासा काम किया है ग्लोबल लेवल के ऊपर, एंड हैज़ बीन डन बाय द यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी वो किया गया है। कुछ यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो कि 1948 के अंदर साइन किया गया था, जिसने ये इंश्योर किया कि इक्वल राइट्स हों बिना डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस के ऊपर। डिस्क्रिमिनेशन कौन-सा? सेक्स के बेसिस के ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो हम क्या करना इंश्योर करना है कि जो राइट्स हैं, वो इक्वली दिए जाएँ मेन एंड वुमेन को, ठीक है? यूएन चार्टर जो है, वो आर्टिकल जिसका 1 आर्टिकल 1 55 और 56 ये रिफ़ॉर्म करता है कि जो इक्वालिटी है, वो होनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स की यहाँ पे बात की जाती है। जो भी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई ह्यूमन राइट्स के ऊपर तेहरान के अंदर 1968 के अंदर, उसने एम्फसाइज़ किया कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन है, वो एलिमिनेट होना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जेंडर के बेसिस के ऊपर। वियना कॉन्फ्रेंस होती है, जो कि 1993 के अंदर होती है, जिसमें वुमेन के एम्पावरमेंट उनके और गर्ल्स के एम्पावरमेंट के ऊपर ज़ोर दिया, उसके ऊपर बातचीत रखी उन्होंने। कन्वेंशन होती है एक ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन, जो कि 1979 के अंदर की जाती है, ठीक है? एंड इसका एक पाथ ब्रेकिंग स्टेप माना जाता है कि वुमेन्स के राइट के लेके, कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया गया था और इसको बहुत ही बड़ा स्टेप माना जाता है। 2010 के अंदर एक अलग ही बॉडी एस्टेब्लिश कर दी गई, जिसको यूएन वुमेन के नाम से जाना जाता है, जो कि जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करेगी। इसके बाद हम कुछ ऐसे मेजर्स की बात करेंगे, जिसके बेसिस के ऊपर जो है वुमन का एम्पावरमेंट और वेलफेयर इंश्योर किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि जो वेलफेयर है और वुमन का जो एम्पावरमेंट है, उसको हम ग्लोबली अचीव कर सकते हैं इन सारे मीन्स के ज़रिए, ठीक है? हमें क्या इंश्योर करना है कि उनका जो इक्वल और एक्टिव पार्टिसिपेशन हो पॉलिटिकल और इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर, ठीक है? एजुकेशन को प्रमोट करना है, स्किल डेवलपमेंट करनी है वुमेन्स की, ठीक है? हमें डिस्क्रिमिनेटरी जितने भी लॉज़ हैं, उनको रिमूव करना है, प्रो वुमेन पॉलिसीज़ लानी है, ठीक है? जो वुमेन्स को ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है? और उसके बाद हमें इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड करनी है और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है वो उनका होना चाहिए, ये इंश्योर करना है। लॉज़ ऐसे बनाने हैं जो उनके हेल्थ को जो है वो क्या करें, बेनिफिट करें, मैटरनिटी बेनिफिट्स हों, ठीक है? चाइल्ड केयर उन्हें मिले और साथ ही साथ उनका जो रोल हो मास मीडिया के अंदर, सिविल सोसाइटी के अंदर, वो बढ़े और अवेयरनेस बिल्डिंग के अंदर भी उनका जो रोल है वो बढ़े। तब जाके हम क्या कर सकते हैं कि वुमेन का वेलफेयर और एम्पावरमेंट इंश्योर कर सकते हैं। ये जो एलिमिनेटिंग द प्रैक्टिसेस ऑफ डोमिनेशन एंड सप्रेशन जस्टिफाइड फॉर द रिलीजन एंड कल्चर, तो जो रिलीजन के बेसिस के ऊपर, जो कल्चर के बेसिस के ऊपर जो भी वुमेन का सप्रेशन होता था, जिसको जस्टिफाई किया जाता था कि ये हमारा रिलीजन कहता है तो हमें ऐसा करना है, तो उन सारी चीज़ों को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। जो भी वुमेन्स को डोमिनेट करने वाली प्रैक्टिसेस हैं, जो भी कल्चर के अंदर है, चाहे वो रिलीजन के अंदर है, उनको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो ये ऐसे प्रोसेस हैं जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि वुमेन्स का वेलफेयर और उनका एम्पावरमेंट इंश्योर कर सकते हैं। कंक्लूजन के साथ इस टॉपिक को आप कंक्लूड करोगे। कंक्लूजन के अंदर आप ये लिखोगे कि जो जो शिफ्ट आया है ना वेलफेयर से एम्पावरमेंट की ओर, वो हमें एक ट्रांसनेशनल चेंज बताता है ग्लोबल थिंकिंग के अंदर, कि अब जो लोग हैं, वो अब उनकी जो थिंकिंग है वो चेंज हो रही है वुमेन्स के रिलेटेड, या उनका जो रोल है सोसाइटी के अंदर उसके रिगार्डिंग जो लोगों की थिंकिंग है, जो दुनिया की थिंकिंग है, वो अब
चेंज हो रही है। जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा एफर्ट्स लिए गए हैं और भी बाकी जितने भी अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने ये रिकॉग्नाइज़ किया कि जेंडर इक्वलिटी जो है वो एसेंशियल है अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव डेमोक्रेसी को इंश्योर करना है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आती हैं कंक्लूजन के अंदर और साथ ही एक और चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि जो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, लीगल रिफॉर्म को लेके या सोशल अवेयरनेस को लेके या इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को लेके, वो नेसेसरी है कि अगर हमें जो वुमेन्स की एम्पावरमेंट है उसको हमें लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, उसको सच में उनको एम्पावर करना है, तो हमें क्या करना होगा कि कॉम्बिनेशन अप्रोच अपनानी होगी जिसमें हम लीगल रिफॉर्म्स भी लाएँगे, लॉज़ के अंदर रिफॉर्म्स करेंगे, सोसाइटी को अवेयर करने की कोशिश करेंगे, उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करेंगे, उनकी एजुकेशन को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, तभी जाके हम एक ट्रू एंड एक लॉन्ग लास्टिंग वुमेन एम्पावरमेंट को इंश्योर कर पाएँगे। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। कोई और क्वेरीज़ है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। अपना व्यू पॉइंट, अपना जो भी आपका सजेशंस हैं, वो कमेंट सेक्शन के अंदर पुट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक